जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हाँ, जानने का यानी देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। ये वो कार्यक्रम है जहां सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा हर मसला उठाते हैं हम, क्योंकि ये है हर एक आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार। और आज अपने इस कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम मुंबई आ पहुंचे हैं। और जैसा आप जानते हैं, अगर आप आरटीआई से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा कि 2014 तक आरटीआई के इतने सालों में, जब साल 2014 खत्म हुआ और इस कानून का कुछ लेखा जोखा जुटाने की कोशिश की गई, तो एक चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। वो ये कि अब तक अगर आरटीआई के तमाम आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में जितने लोग आरटीआई लगा रहे हैं उनमें महिलाओं की तादाद यानी महिलाओं का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 9% है, यानी महिलाएं यहां भी पीछे हैं। तो आज हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। और आज हम क्योंकि मुंबई में, और मुंबई एक देश का ऐसा शहर है जहां हमने देखा कि ज्यादा महिला जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो सक्रिय हैं, तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बीते दिनों एक सर्वेक्षण से यह सच सामने आया कि देश की सिर्फ 9% महिलाएं ही आरटीआई का प्रयोग करती हैं। कई और क्षेत्रों में भी महिलाओं की मौजूदगी आज भी ना के बराबर है। हालांकि मुंबई जैसे कई बड़े शहरों में बड़ी तादाद में महिलाएं आरटीआई लगा रही हैं। जो करना चाहती हैं उनको अवेयरनेस नहीं है आरटीआई कैसे लगानी है, आरटीआई में क्वेश्चंस कैसे डालने हैं, कैसे फ्रेम करने हैं क्वेश्चंस, जिनसे उनका आपको जवाब मिल जाए। कई बार हमारे साथ भी ऐसी हुआ, जब शुरू में हमने आरटीआई लगाई तो हमें जवाब नहीं आता था कि इसका उत्तर नहीं है, नहीं दे सकते हैं, या ये एप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं है। तो शब्दों के बीच में जो फंसा देते हैं उसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती थी। हमें आरटीआई में अगर कोई रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, सेक्शंस नहीं मालूम थी। ये है प्रेरणा। मुंबई के खार इलाके के गणेश सोसाइटी में रहती है। सब कुछ सामान्य सा था, नियमित दिनचर्या थी, नौकरी पे जाना, घर का काम, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना। पर एक दिन खबर आई कि इनके मकानों को तोड़कर बिल्डर गगनचुंबी इमारत बनाएगा। रात की नींदें गायब हो गई। मुंबई जैसे शहर में कितनी मुश्किलों के बाद तो एक आशियाना बना था। अपने साथ बच्चों का भी भविष्य इसी घर पर टिका था। मेरा घर तो जाने दो, लेकिन लोगों का भी घर, जो किसी का भी रहेगा, तो पूरा घर इतने पूरा बुलडोजर ही घुमाया है। मेरे को तभी मेरे को ऐसा लगता था, अरे घर जाएगा तो क्या आगे हो जाएगा, क्योंकि कहाँ जाएंगे कुछ भी पता नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था कि एक शिवालिक का मीटिंग, बिल्डर का मीटिंग हो गया, क्योंकि हम लोगों को किधर चेंजेस क्या हम दे रहे हैं, कहाँ बिल्डिंग कैसा देगा, कुछ भी पता नहीं था। प्रेरणा एक सामाजिक संगठन से जुड़ी थी। उसकी मदद से उन्होंने बिल्डर के खिलाफ आरटीआई का सहारा लिया। प्रेरणा की जागरूकता के चलते बिल्डर माफिया के खिलाफ आसपास के लोग और भी जुड़ गए। जो प्रगति मंडल और अदर 9 सोसाइटी था, 8 सोसाइटी, उनको फेस वॉश प्रोजेक्ट मिला। बाद में मालूमात करने मालूम पड़ा कि उसके बाद में 25 सोसाइटी जमा हो गए। जब पेपर निकाले तो आगे बढ़ते गए हम लोग, पेपर निकालते वहाँ से पूरा भ्रष्टाचार दिखने में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। आरटीआई से जमीन के कागज इकट्ठे हुए। बिल्डर और सरकार के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, उसके कागज मिले। फिर शुरू हुआ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष। बिल्डर के पास पैसा है और ताकत तो है, तो पुलिस वाले साथ देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो साथ देती है, वो ताकत उसके पास है, और पैसा तो रहेगा ही बिल्डर के पास। लेकिन हम लोगों की ताकत तो ऐसी है कि जो पब्लिक, हम लोग आवाज़ देते थे, तभी जो पब्लिक है तो एक साथ जो हम लोग लड़ते थे, वो ताकत से हम लोग जो अभी आवाज करेंगे तो सब पब्लिक उतर जाती थी। देश में प्रेरणा जैसी महिलाएं बहुत कम हैं। सवाल कई है कि महिला आरटीआई क्यों नहीं लगाती। क्या परिवार और अधिकारियों का बेरुखा रवैया रहता है, या फिर जागरूकता की कमी है? देखिए, एक्ट पढ़ना भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है लोगों को नहीं आता है। हमें जो गाइडलाइंस है वो कहाँ देखनी है, हमें मेन एक्ट कहाँ देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है एक्ट में भी। और कई बार एक्ट में आप कुछ रेफरेंस है वो आप नहीं चेक कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आरटीआई की जो डिटेल ट्रेनिंग होनी चाहिए वो हमारे पास अभी भी कमी है। पर मुंबई की महिलाएं बाकी राज्यों से ज्यादा जागरूक नजर आती हैं।
सरकारी लापरवाही से लेकर बिल्डर माफियागिरी के खिलाफ आरटीआई लगाती है, हक और हुकूक की आवाज बुलंद करती है। फिर भी जरूरत है कि देश भर की महिलाओं को और जागरूक करने की, ताकि वो भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में अपना सहयोग दे सके। कारण कई हो सकता है उन्हें परिवार से सहमति न मिलती हो, या फिर सरकारी विभाग का जो रवैया है वो उनके लिए खराब हो। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो सूचना अधिकार कानून के सहारे अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। मुंबई की रहने वाली प्रेरणा एक ऐसी ही महिला है जो आरटीआई कानून के सहारे बिल्डर माफिया से संघर्ष कर रही हैं। अपने सहयोगी आकिब खान के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, मुंबई। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट है मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ शाइना एनसी हैं। शाइना जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी आपका। हमारे साथ सुचेता दलाल जी हैं। सुचेता दलाल जी देश की जानी मानी पत्रकार है। बहुत बहुत शुक्रिया सुचेता जी आपका। हमारे साथ पूनम जी हैं। पूनम जी भी एक एक्टिविस्ट हैं। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ध्वनि देसाई हैं। ध्वनि देसाई जी एक फिल्म मेकर हैं और इसके अलावा साथ साथ वो आरटीआई भी इस्तेमाल करती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शाइना जी, लग रहा है महिलाएं यहाँ भी पिछड़ गई हैं जब आरटीआई की बात आती है। ना सिर्फ आरटीआई को लेके, लेकिन राजनीति में भी आप आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि महिला पीछे है। वहाँ मौका न मिलने की वजह से यहाँ मौका दिया गया है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि कभी कभार जब आप जाते हैं कंप्लेन फाइल करने तो ऑफिसर आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, पूछते रहते हैं कि आप क्यों आए हैं, आपको क्या इंटरेस्ट है। तो ये नज़रिया जो है वो बदलने की आवश्यकता है, ना सिर्फ आरटीआई को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में आज जब आप एक महिला को देखती है जो सक्षम है और जो ऑफिस तक पहुंच सकती है और सवाल पूछ सकती है, उसके प्रति आप प्रश्न चिन्ह न उठाए तो वो बेहतर होगा। लेकिन मैं आश्वासन के साथ कह सकती हूँ कि 2014 में जो परिवर्तन हमने देखा है देश में, हम उम्मीद करते हैं कि सालों साल में ये मानसिकता के प्रति भी एक परिवर्तन आएगा जिस ढंग से राजनीति में आया है। मैं सोचती हूँ कि एक तरफ से आपको मौका नहीं दिया जाता है जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आरटीआई में आपको मौका दिया गया है, लेकिन जो सामने रिपोर्ट लेने के लिए बैठे हैं वो आपको एक नज़रिया, शायद शब्द गलत होगा, लेकिन जिस अंदाज से वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि इतने सारे महिला क्यों आ रही है, तो कभी कभार सिस्टमैटिक फेलियर्स की भी बातें हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब एक महिला के पास एक एक्टिविस्ट, और यहाँ इतने सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, जब वो जाते हैं वो परेशान न हो। कभी कभार उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन जो हम संघर्ष और दृढ़ निर्णय के साथ ये जंग में हम लड़े, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े भी बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि महिला पुरुष के आगे होगी। लेकिन जो इशारा शाइना जी कर रही हैं, धोनी जी आपके साथ ऐसे कई बहुत कुछ हुआ है। आपने जब आरटीआई लगा आपको कई बार ऐसा कहा गया कि भाई आप क्यों आ गए, आप घर बैठिए। एक्चुअली मैं तो एनिमेशन फिल्म मेकर हूँ और ऐसे हुआ कि जैसे मेरे बिल्डिंग में कुछ इलीगल प्रॉब्लम्स हुए, इलीगल रिपेयर्स हुए, उसके लिए मैंने सोचा कि ये मैं आरटीआई रिपेयर्स लीगल है इलीगल है वो पहले जानूं। ऐसे करके मैंने शुरुआत की बीएमसी में। वहाँ पे ऐसा अनुभव हुआ कि जब भी हम हियरिंग के लिए जाते हैं तो साइन करवाते हैं और उठ जाते हैं, ऑफिसर्स लोग उठ जाते हैं कि हो गया, मतलब हियरिंग शुरू ही नहीं हुआ है। उनको लगता है कि ये औरत है, उसको क्या समझ है, ये तो अनपढ़ ही होगी। फिर हमें बताना पड़ता है कि आपने साइन क्यों लिया, पहले हियरिंग तो कीजिए, मुझे जो चाहिए, मुझे इंस्पेक्शन करवाइए, जो भी है डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन इस तरह का इल ट्रीटमेंट किया जाता है औरतों के साथ। ऐसे तो मैंने कई मेरे अनुभव है और हर एक जगह पे ऐसे भी मुझे बोला गया है कि मैडम आप कोई अच्छी सी हॉबी क्यों नहीं ढूंढ लेते, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, या तो एक फिल्म देख लीजिए। इस तरह का भी जवाब मिलते हैं मुझे। सुचेता जी, आपने सालों पहले इस देश में बड़े बड़े जो करप्शन केसेस हैं उसको जर्नलिज्म के माध्यम से उजागर किया था, पर उसके बाद भी अगर मुंबई में इस तरह की हालत, मतलब एक महिला पत्रकार इतने बड़े बड़े घोटाले देश में उजागर करती है, उसके बाद भी जो समाज में सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको लगता है, जो धोनी जी का एक्सपीरियंस है, कि आप ये क्यों कर रही है, आपको अपना कोई और शौक नहीं, फिल्में देखिए। ये सिस्टम कैसे बदलेगा? नहीं, एक्चुअली मुझे इतनी हैरानी होती नहीं है, क्योंकि ये जो आपने 9% फिगर बोला है, ये 9 to 10% अक्रॉस द बोर्ड कॉमन है हर एक चीज़ के लिए। मतलब हम जो करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी सेमिनार्स, उसमें भी आप देखेंगे अटेंडेंस सिर्फ 9 to 10% बाय विमेन। ओके, अगर हम कुछ सर्वे करें तो लेस देन 9% आर विमेन रिस्पोंडेंट्स। लेकिन इसकी वजह है, ये है कि
अभी भी महिलाओं का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर देखना है। तो इवन अगर नौकरी के लिए या प्रोफेशन के लिए जब women are in the workforce, फिर भी काम होने के बाद उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर और बच्चे रहते हैं। तो सिर्फ 9 या 10% वेरी यंग और रिटायर्ड women हैव टाइम टू लुक एट इट। नहीं तो जब आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है, जैसे ध्वनि जी का है, तो आपको अपनी बैटल लड़नी पड़ती है, तब आप निकल जाते हो, फिर टाइम निकाल के आप उसके लिए RTI के लिए जाते हो। लेकिन ये ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। मुझे लगता है ये अगर चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। 9% इज़ अ वेरी लो नंबर, लेकिन ये चेंज होने के लिए घर से, एम्प्लॉयर से टाइम मिलना चाहिए औरतों को, और वो मिलता नहीं है। शायना जी जो बात कही, क्या राजनीति के हिसाब से भी आपको लगता है, राजनीति में भी जब आप लोगों को निकलना पड़ता है तो इस तरह की चीज़ें सुनने की पड़ती हैं? आपको लगता है कि नहीं भाई राजनीति में, क्योंकि राजनीति में एक ज़्यादा समय मांगने वाली बात है कि आप घर से निकले, तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ आती है, तो इसका मतलब कि सिर्फ हम RTI की बात नहीं कर सकते, ओवरऑल सिस्टम जो है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कि जैसे कि सुचेता जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, एक स्टीरियोटाइप होता है कि एक महिला क्या है, वो घर संभालेगी, बच्चे संभालेगी, काम पे जाएगी, जो उनको जाना है, वोकेशनल ट्रेनिंग के थोड़े कोर्सेज करेगी। तो ये मानसिकता से निकल के ये समझना है कि जो एक महिला एक एक्टिविस्ट है। ध्वनि जी के केस में उनका एक पर्सनल बैटल था, लेकिन आपके केस में आपने एक एक्टिविज्म लिया है, तो वो एक्टिविज्म आप बाहर आके समाज को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये है जंग, और ये जंग में मैं जीत के आई हूँ। तो वो एक मिसाल के तौर से बहुत सारे महिलाओं को प्रेरणा देती है, जहाँ वो महिला जिन्होंने एक मुद्दे के ऊपर कोई अच्छा काम किया, भले उनको सालों साल लगे हैं उसमें, तब वो प्रेरणा लेके बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो सोच रही थी, जिनमें कभी कभार वो करेज और क्षमता नहीं थी, लेकिन वो बाहर आके ऐसे ही जंग में लड़े। तो मैं मानती हूँ कि RTI को लेके बहुत सारे पुरुष के नाम आए हैं, शैलेश गांधी हो, जूलियो रिबेरो, नारायण वर्मा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन महिलाओं को लेके ऐसी तादाद में जो महिला RTI के द्वारा अपने कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहती है, लेकिन इलेजिटिमेट नहीं। हमने यहाँ भी देखा है कि RTI मिसयूज भी किया है, और उसमें भी महिला का हाथ भी रहा है। तो ऐसा ना समझिए कि this is limited to a male or a woman. I think it has to be seen in the correct spirit. पूनम जी, आप एक्टिविस्ट हैं, तो आपका क्या इस बारे में एक्सपीरियंस है, और आपको क्या लगता है कि ज़्यादा महिलाएं दरअसल RTI शायद इसलिए भी नहीं लगाती? बहुत से लोगों का ऐसा कहना, खासकर अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो RTI लगाना कई बार एक जोखिम भरा काम हो जाता है। महाराष्ट्र भी अगर कहें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा RTI एक्टिविस्टों पे हमले होते रहे हैं। जहाँ तक हम संगठना और गरीबों के वस्तियों की जो लड़ाई लड़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, जिसमें बिल्डर लॉबी, भूमि माफिया, इस अलग अलग तरीके से गरीबों को सताया, परेशान किया जाता है। तो इसमें जब RTI मांगने वाली जब बात आती है, तो मेरा जो अनुभव रहा, मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता है जवाब देने से, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है उन सब चीज़ों में। तो जो उजागर हो जाएगा, और इसके लिए ना उजागर होने के कारण उन लोग को बचाव एक महसूस होता है। तो जब हम कोशिश करते हैं RTI से उस माध्यम से सारी बातें सामने लाने के लिए, ओपिनियन सामने रखना चाहते हैं पब्लिक के, तो पहली बात तो ये होता है कि उस चीज़ को दबाया जाता है, बार बार दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। बहुत से लोग इसमें परेशान भी हो जाते हैं और उस चीज़ को आगे न ले जाते हुए थक के रुक जाते हैं। कि लेकिन बहुत सारी महिलाएं, हम कहें तो सक्षम है। आज के तारीख में जो 9% की बात जब हम कह रहे हैं, तो सक्षम महिलाएं हैं जो पीछा नहीं छोड़ती, ना सुनने के बावजूद भी वो कंटिन्यू उसके पीछे लगी रहती है। जब आप बस्तियों में काम करने जाती है, तो वहाँ RTI को लेकर, क्योंकि एक ये बात भी है, RTI को लेकर सरकारों ने अब तक इसके प्रचार के लिए बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। क्या ऐसा भी होता है आप लोग जब आप कहती हैं RTI लगाओ इस बारे में, तो लोग कहते हैं RTI किस बला का नाम है? ऐसे भी कोई उदाहरण? नहीं, ऐसा होता है, लेकिन ग्राम समाज में होता है, जैसे आदिवासी पाड़े में हुआ, जहां तक ये बातें नहीं पहुंचती। और ये जाहिर सी बात है कि ये एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि सबको पता है इसमें से जितनी बातें दबी होती है सामने आ जाती हैं। तो इसके लिए ये एडवर्टाइजिंग इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अगर सक्षम हो जाएंगे जानने वाले, तो बहुत सारी बातों को दबाना मुश्किल हो जाएगा। सही बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम
मुद्दा ये है कि ऑफिसर सामने वाला कौन है। वो ऑफिसर जो सहानुभूति दिखाए, सहानुभूति छोड़िए, लेकिन मेरिट के आधार पे जब कोई महिला जाती है तो उनको सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी बहुत आसान होगा। जब वो सामने वाला ऑफिसर, समझ लीजिए किसी के साथ उनका हाथ मिल गया है और वो चाहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन न दे, तो वो महिला को ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया प्रचार के लिए लोग अभी तक नहीं जानते हैं, ज्यादातर आम आदमी तो है ही, महिला इसीलिए डरती है क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो घर पे भेजते हैं ऑफिसर्स। ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स के केस में जब भी मैंने हेल्प किया है या कोई दूसरे के केस में कि डराने के लिए, अगर खाली जस्ट आरटीआई एप्लीकेशन की है, लेकिन ऑफिसर्स को घर पे भेजते हैं जानने के लिए कि आपको क्या चाहिए, अच्छा। हाँ, अभी उसमें कुछ जरूरत है नहीं, आप खत से भेज सकते हैं। तो ये जागृति के लिए, और लोग ऐसा समझते हैं, मिसकंसेप्शन है कि आरटीआई एक स्कैम उखाड़ने के लिए ही यूज किया जाता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नहीं, अब ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और मेरी जो जर्नी रही फ्रॉम अ कॉमन मैन टू ऑलमोस्ट एन एक्टिविस्ट आई कैन से, क्योंकि मैंने लगातार 100 आरटीआई अभी तक की, लोगों को हेल्प भी किया, मेरे निजी मामले के लिए भी किया, और मुझे लगा कि लोगों को ये जागृति नहीं है। तो मैंने फिल्म बनाई, एनिमेशन फिल्म ऑन आरटीआई। इट्स द फर्स्ट एनिमेशन फिल्म कि आम जनता जो है, जो अपने निजी प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सके, जैसे राशन कार्ड है या पासपोर्ट का प्रॉब्लम है, वो लोगों को पता नहीं है कि ये भी आरटीआई से हम लोग जानकारी ले सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तमाम सरकारों ने इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ नहीं किया, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के लिए हमने कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ने हाँ कहने के बावजूद उसके बाद उन्होंने आखिरी समय पे कार्यक्रम में शिरकत करने से मना कर दिया। वो होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछता कि कांग्रेस जो कि बार बार श्रेय लेती है कि उसने आरटीआई देश में वो लाई और पारदर्शिता की लाई, उनसे ज़रूर ये सवाल बनता था कि दरअसल उसके प्रचार प्रसार में क्यों पीछे रहेगी। लेकिन चाइना एनसीसी से सवाल ज़रूर पूछूं, क्योंकि अब केंद्र में उनकी सरकार है, तो जिम्मेदारी जो है उनके पास है कि किस तरह से आरटीआई के प्रचार प्रसार के लिए आगे कर सकती है सरकारें, और महिलाओं के बीच भी कर सकती हैं। इस पर बात करूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मुंबई में हैं और बात महिलाओं की कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े तमाम दिखाते हैं कि महिलाएं जो हैं वो आरटीआई का इस्तेमाल कम कर रही हैं। देश में अब तक जितनी आरटीआई एप्लीकेशंस लगी हैं उनमें सिर्फ 9% हिस्सेदारी महिलाओं की है। हालांकि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आरटीआई बहुत लगती हैं। चाइना जी, आपसे सवाल जरूर बनता है कि अब जिम्मेदारी आपकी है, और करप्शन की बात होती है, ये अक्सर बार बार आरोप लगे हैं कि भाई करप्शन से लड़ने का एक टूल हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे करप्शन के केसेस, और महाराष्ट्र में क्यों, मैं कहूँगा देश में, और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बीजेपी ने अपना आरटीआई सेल बनाकर किया। तो अब उम्मीद करें कि बीजेपी आरटीआई को ज़्यादा प्रसारित करने के लिए, और ख़ास करके महिलाएं भी इसको यूज़ करें, महिलाएं भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद तक पहुँचें, इसके लिए आप लोग एक्टिवली कुछ करेंगे? राइट टू इंफॉर्मेशन एक प्राइमरी टूल, लेकिन वो आम जनता तक कहाँ पहुँचे। जैसे कि ध्वनि जी ने कहा कि एक एनिमेशन फिल्म, वो आपने अभी जिक्र किया, हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी हमने विनंती की है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए फ्यू इजी टिप्स आम जनता तक पहुँचे, ताकि उनको पता चले कि ये है सिस्टम। बहुत बार महिला जो घर पे बैठी है और उनको पता नहीं चलता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, लेकिन मैं कहाँ से प्राप्त करूँ। एक है जब आप शिक्षित है, जब आप आत्मनिर्भर है, जब आपको पता है कि मैं यहाँ जाऊँगी तो मुझे ये काम मेरा होगा। लेकिन जब आपके पास नहीं है ये सावधान, ये जितने सारे सिस्टमैटिक चेंजेस की हम बात करते हैं, उसके प्रति भी एक सहानुभूति शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो महिला एक्टिविस्ट है और जो मैदान में है वो सक्षम है, लेकिन जो महिला एक्टिविस्ट बनना चाहती है और वो उस दृष्टि से काम करना चाहती है, उनके लिए भी हम चाहेंगे कि एक सहानुभूति ऑफिसर्स के तरफ से। आप पुलिस स्टेशन जाइए तो वहाँ
आप क्यों कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, आपने क्या पहना था, आप क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ था, ये वो नज़रिया जो बदलने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ज़रूर उसके ऊपर फोकस करने वाली है, और ना सिर्फ फोकस क्योंकि महिला को ये 9% तक से हम समझ लीजिए 19% तक पहुंचा दे, लेकिन ताकि समाज में सभी व्यक्तियों को पता चले कि आपके पास बहुत सारे प्रावधान हैं, आप इस्तेमाल कीजिए और सरकार आपको मदद करेगी। सुचेता जी, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से भी अगर बात करें तो एक अच्छा टूल है ये। अगर महिलाएं अपने, जैसे पूनम जी बता रही हैं, बहुत सी महिलाएं शायद अपने छोटे छोटे राइट्स के लिए अगर किसी के ऊपर डिपेंड होने से बढ़िया धोनी जी का एक्सपीरियंस है कि वो आरटीआई लगाएं, तो एक एम्पावरमेंट का तरीका हो सकता है। ये बात भी लोगों तक पहुंचनी बड़ी जरूरी है। एब्सोल्युटली, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत सही है, बिकॉज डायरेक्शन गवर्नमेंट से आनी चाहिए, और ये डायरेक्शन तरह तरह से आ सकती है। एक तो करेक्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट करने चाहिए, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरटीआई के अंदर है ही नहीं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या स्टॉक एक्सचेंजेस जो लाइक पब्लिक यूटिलिटीज है, तो वो तो कोर्ट में जाके डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं और दे आर नॉट आंसरेबल। तो ये डायरेक्शन गवर्नमेंट से आनी चाहिए, और अगर ये गवर्नमेंट से डायरेक्शन आएगी तो अभी ये गवर्नमेंट को करेक्ट डायरेक्शन देनी चाहिए। जो दिक्कत आती है, जो दोनों एक्टिविस्ट ने फेस की है, वो सभी को भुगतनी पड़ती है, मेल एक्टिविस्ट एज वेल एज फीमेल। तो है टफ, लेकिन फर्स्ट लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट अपील पे भी यूजुअली और सेकंड अपील पे बहुत सारे एरियाज में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मतलब उनके घर का सवाल है, वहाँ पे डायरेक्टली हियरिंग के लिए जाना पड़ता है, तो शी विल फेस इश्यूज विच, फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल सेक्टर में देयर इज नो प्रॉब्लम। जब तक आप थर्ड अपील में या सीआईसी में नहीं जाते हो, किसी को फेस करना नहीं पड़ता है, आप घर में बैठ के अपील्स कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ये पता नहीं है, और आई थिंक 70% ड्रॉप आउट हो जाता है फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन करने के बाद, क्योंकि लोगों को लगता है मैंने आरटीआई किया मतलब कुछ मैजिक होना चाहिए और इमीडिएटली मुझे आंसर घर पे आने चाहिए। ऐसे नहीं होता है। तो फर्स्ट अपील सेकंड अपील जब आप करते हैं तो अदर साइड आल्सो रिकॉग्नाइजेस कि ये सीरियस है। तो जो मामले इंफॉर्मेशन कमीशन में पहुंचते हैं, तो वहां पे महिलाओं का एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है? आप फेस किया होगा आपने। उसके पहले ड्रॉप आउट शायद बहुत होता होगा ना एक्टिविस्ट से। अगर मैं कुछ इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी होते हैं कि बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं आरटीआई के माध्यम से। तो जैसे कि अभी हम कहते हैं कि हमारी संगठनों ने, जैसे कि हीरानंदानी, लवासा और आदर्श घोटाला, इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बोलते हैं ना शिखर पे आके पहुंच गई। लेकिन उसका जब हम देखते हैं कि जिस कानून को, जिस प्रावधान को हमने लाया समाज में लड़ झगड़ के, और हम उस गरीबों तक और उनके अधिकारों तक की बात करते हैं, तो इतना धीमा हो जाता है इस गति को कि न्याय तक हम पहुंचते पहुंचते बहुत सालों खो देते हैं अपने। और कानून में तब तक बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, बहुत सारे नियम बदल जाते हैं, लेकिन उसका हम आरटीआई के माध्यम से जानकारी सब कुछ निकालने के बावजूद न्याय नहीं पा पाते। आपने जो बात की, मैं शाइना जी उसी तरफ एक आंकड़ा भी बता दूं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी कहा, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आरटीआई बहुत लगती है। और एक जो आंकड़ा जो महाराष्ट्र के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो 2013 में काफ़ी बड़ा है। रेप के मामलों में 47% का इजाफा आया है, मोलेस्टेशन के मामलों में 52%। लेकिन इन केस का निपटारा अगर जब देखते हैं तो आरटीआई से जो बात सामने है, सिर्फ 8% मामलों का निपटारा हुआ। तो ये भी दिखाता है कि एक और कन्विक्शन रेट भी आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। हम उम्मीद करेंगे कि इसलिए जो पूनम जी कह रही है सही है, जब आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और आप कोर्ट जाते हैं तो आपका प्रोसिक्यूशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन, ताकि आप देखें कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ये ना सिर्फ आरटीआई तक सीमित है, हर एक मुद्दा को लेके आज हम देखते हैं कि आबादी इतनी बड़ी है, लेकिन शासन प्रशासन को जो ऑफिसर्स की आवश्यकता है, कोर्ट्स में जजेस की, यहाँ ऑफिसर्स की, वो तादाद में, वो प्रोपोर्शन में बड़ा नहीं है। तो उसके बारे में भी हमारी सरकार ज़रूर सोचेगी। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि जब एक महिला जाती है कंप्लेंट करने, सही गलत वो तो आरटीआई के द्वारा आपको पता चलेगा, लेकिन ताकि उनको दिक्कत ना हो, वो हमारी सरकार जरूर, वी आर कमिटेड टू। चलिए धोनी जी, क्या आपको मैंने जैसे पूछा था कि भाई जो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाना होता है, उस वक्त क्या
उस वक्त भी क्या महिलाओं के साथ आपको लगता है कि कुछ ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे और दिल्ली में भी जो थे, मैं वहाँ पे भी गई हूँ। मुझे अनुभव बहुत अच्छा रहा है। खाली मेरा एक मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्शन 20 है, जो पेनल्टी क्लॉज है, वो ज़्यादातर लगाते नहीं है और उनको छोड़ देते हैं। या तो उनके सर्विस रिकॉर्ड पे नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, क्योंकि लोग डरते हैं आरटीआई से, जो ऑफिसर्स हैं वो डरते हैं, बिकॉज मेनी टाइम्स इट इज़ मैलिफाइड इंटरेस्ट, ऐसे भी होता है। और जैसे शाइना जी कहती है कि जो ऑफिसर्स है वो अच्छी तरह का व्यवहार करें। मुझे लगता है कि एक मेरा सजेशन है कि उनको एक क्रैश कोर्स दिया जाए कि महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्योंकि देयर शुड बी मोर पीपल एनकरेज्ड। मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि मुझे टाइप करने के लिए बोला गया है कि उनके पास टाइम नहीं है, आप ही कर दीजिए। जी, मैंने किया है। आप महिला है तो आपको टाइपिंग आती होगी शायद। जी, और मैंने किया है क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन जल्दी चाहिए थी। जो आरटीआई है और आरटीएस जो आप बोल रहे थे, उनको अगर कुछ क्लब किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जब भी इंफॉर्मेशन की बात आती है फर्स्ट एपिलेट या सीआईसी के पास, तो पता चल जाता है कि सो एंड सो ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये क्लब हो और उनके पे आरटीएस का भी अगर इस्तेमाल हो डायरेक्टली कि यूजर को नहीं। आखिरी उसमें आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि ये 2015 जो है साल, वो ज़्यादा हम आगे बढ़ पाए, ज़्यादा महिलाएं इसको इस्तेमाल कर पाएँ, वुमेन एम्पावरमेंट का एक वास्तव में टूल बने, आरटीआई के ज़्यादा इस्तेमाल हो, आपको लगता है क्या करना चाहिए? एक-एक करके बहुत संक्षेप में। जी धोनी जी। मुझे लगता है कि एक तो परिवार में भी एक माइंडसेट रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, मानसिकता की क्रांति बोल सकते हैं कि ये जो कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही है, वो कुछ गलत नहीं है। अपना अधिकार के लिए, ये सूचना का अधिकार है, उसके लिए कर रही है। तो एक सोसाइटल चेंज या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, एक वसुदेव कुटुंबकम की बात है। हम सभी लोग फैमिली है और सब लोग साथ में अगर एक दूसरे को हेल्प करें, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर्स और आम जनता, तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। पूनम जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम महिलाओं को सम्मान देते हैं तो सबसे पहले अगर महिला अगर आती है तो उसके जो काम है उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि उसे और 25 बार दौड़ाने की कोशिश की जाए। सही जवाब दिया जाए और फिर जो सामने बैठे हैं जवाब देने वाले, वो ऐसा ना करें कि किसी भी सच्चाई को छिपाने की कोशिश करें, न्याय दें ताकि हर महिला आगे बढ़ के अपना न्याय ले सके। मुझे लगता है ये 9% नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर्स और फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विमेन को टाइम दे कुछ सीखने के लिए और आरटीआई अप्लाई करके अदर देन द होम कुछ काम करने के लिए। शाना जी, जैसे कि हम बात करते रहते हैं पुलिस सेंसिटिविटी की, मैं मानती हूँ कि ऑफिसर्स सेंसिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक महिला हिम्मत करके बाहर जा रही है तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ ये भी जानने का हक है कि वो जो काम कर रही है वो सही है। तो उनको शक के नज़र से मत देखिए, उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिला का सम्मान सर्वप्रथम, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसके बाद। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने और हम उम्मीद करेंगे कम से कम ये जो 9 का आंकड़ा ये 99 पे पहुंचे इस साल, हम ये उम्मीद करेंगे। हालांकि बहुत लंबी छलांग लगानी है, लेकिन शायद सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तरक्की जरूर होगी। और महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक टूल है बहुत बड़ा आरटीआई, ये बात कम से कम ये सबको समझनी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब इस कार्यक्रम में शिरकत किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जानने का में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।